गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ये आपका चैप्टर थर्ड है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, हनीड्यू बुक का। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है पीप, यानी कि झलक। पास्ट होता है इतिहास, यानी कि जो हमारा इतिहास है उसका पास्ट ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी कि पिक्चर की हेल्प से जो डायग्राम दे रखी है, इनकी हेल्प से यहाँ पे हमारी हिस्ट्री की झलक दिखाई गई है। वो भी कब से कब तक की, 1757 टू 1857। फर्स्ट है यहाँ पे मर्टायर्स। मर्टायर्स होते हैं जो हमारे शहीद होते हैं। यहाँ पे लेडी है, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में एक फंक्शन है। तो उस फंक्शन में जो एक वुमन है वो क्या बोलती है कि ओ मेरे कंट्रीमैन, जैसे ही तुम जो हमारे इंडिया के मर्टायर यानी कि शहीद हैं उनके सेक्रीफाइसेस, बलिदान के बारे में याद करोगे तो तुम अपनी आंखें आंसुओं से भर लोगे। ये जो मतलब कंट्रीमैन है उनके लिए उनको बोलती है, हमारे मर्टायर्स के, इंडिया के मर्टायर यानी कि शहीद के लिए जो उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। सेकेंड है यहाँ पे द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है सक्सेस, यानी कि जो कंपनी थी वो किस तरीके से सक्सेस हुई थी। अब ये बात बता रखी है 1757 टू 1849 की। यहाँ पे जो ये फर्स्ट बॉक्स दे रखा है इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास इतनी सुपीरियर वेपन्स थे, यानी कि इतने अच्छे अच्छे वेपन्स थे जिस वजह से उन्होंने 18th सेंचुरी में इंडिया में चारों तरफ अपनी पावर फैला ली थी। वो भी किस वजह से किया था, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से उन वेपन्स का यूज़ करके उन्होंने 18th सेंचुरी में इंडिया में ज़्यादातर अपनी पावर चारों तरफ फैला ली थी। अब आगे है यहाँ पे सेकंड बॉक्स जो दे रखा है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें दे रखा है कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, यानी कि जो यहाँ के इंडिया के प्रिंसेस यानी कि जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड, मतलब दूर की नहीं सोचते थे, वो ज़्यादा दूर तक की नहीं सोचते थे। फिर यहाँ पे ये बताया गया है एक राजा बाया, उनके बारे में उन्होंने मतलब अपनी एक वो दी है बात, वो क्या है, उन्होंने बोला था कि जो इंग्लिश मर्चेंट हैं यानी कि ब्रिटिशर हैं उनको बुलाया जाए, वो हमारी और लोगों को डिफीट करने में यानी कि हराने में हेल्प करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। अब यहाँ पे ये डायलॉग बताया गया है कि जो वहाँ के लोग थे उनको मतलब उनमें कोई भी शांति नहीं थी। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती थी, कभी ना कभी मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहाँ पे जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, ना ही उनके मन में शांति थी। अभी यहाँ पे इस वाले बॉक्स में बताया गया था कि जो राजबा थे उन्होंने क्या बोला था, इंग्लिश मर्चेंट यानी कि ब्रिटिशर को उन्होंने बुलाया था कि ब्रिटिश मर्चेंट को बुलाओ ताकि वो हमारी हेल्प करे किस चीज़ में, दूसरे किंग को हराने में। तो वहाँ पे यही कर रहे थे, एक किंग दूसरे किंग को हराने के लिए ब्रिटिशर की हेल्प ले रहे थे। जैसे ब्रिटिशर की भी पावर फैल रही थी, दूसरा वहाँ के जो किंग थे वो आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। अब आगे दे रखा है यहाँ पे नेक्स्ट द राइवलरीज। राइवलरीज होते हैं मतलब दुश्मनी। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अब जो क्या था वो एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब एक इंडियन प्रिंस ने हेल्प ली ब्रिटिशर की दूसरे को मारने के लिए, दूसरे ने हेल्प ली तीसरे को मारने के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को वो किंग मारने मतलब मारते जा रहे थे, ख़त्म करते जा रहे थे। और इसका बेनिफिट किसे हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि जो उन इंडिया के लोगों में दुश्मनी थी उसकी हेल्प किसके लिए ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि वो अपनी पावर फैलाने लगे थे और साथ के साथ उनका काम भी होता जा रहा था कि इंडिया के जो प्रिंसेस थे, किंग थे, वो उनको भी मारते जा रहे थे। अब आगे यहाँ दे रखा है ए फार सिंह रूलर, ये जो है टीपू सुल्तान, यानी कि अब जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, वो क्या थे, फारसिंग यानी कि दूर की सोचने वाले थे। उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे वो जब तक मरे नहीं, मतलब लड़ते लड़ते मरे नहीं तब तक वो
ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते रहे, और वो भी बहुत बहादुरी से। यही एक फर्स्ट ऐसे आए थे जो फार सीइंग थे, यानी कि उन्होंने देखा था कि जो लोग हैं वो यहाँ के जो इंडिया के प्रिंसेस हैं, किंग हैं, वो तो उनकी हेल्प ले रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा है। तो फिर टीपू सुल्तान ने क्या करा, ब्रिटिशर से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी बहुत बहादुरी से, और जब तक लड़े जब तक कि वो मर नहीं गए। अब आगे है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इनका एक डायलॉग दिया हुआ है, ये रहा, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी कि अब इंडियन ने किस तरीके का रिएक्शन दिया था। फर्स्ट वाले ने क्या बोला था, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। उन्होंने बोला कि भगवान का शुक्रिया करें, और बोला कि चलो अब तो कंट्री में शांति है, ना तो यहाँ पे अब वार होंगे यानी कि लड़ाइयाँ होंगी, ना ही कोई लूटिंग होगी मतलब लूटपाट होगी। दूसरा क्या बोलता है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, दूसरे ने बोला कि ये तो भगवान ही है जिसने इन ब्रिटिशर को भेजा है। नेक्स्ट बोलता है, अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। तीसरा ये बोलता है कि जो हमारा लक है, जो हमारी किस्मत है, वो ब्रिटिशर से ही जुड़ी हुई है। आगे है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। अब जो वाइट मैन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अब वो क्या कर रहे थे, जो किंग थे मतलब इंडिया के किंग थे, राजा थे, उनको धीरे धीरे मार रहा था, उन्हें डिथ्रोन यानी कि थ्रोन होता है सिंहासन से वो हटा रहा था। सम किंग्स वर गुड, कुछ जो किंग्स थे वो तो अच्छे थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, मतलब कुछ किंग तो अच्छे थे, लेकिन अब क्या करे थे, ये जो लड़ाई वगैरह हो रही थी इस वजह से उन्हें अपनी लैंड को छोड़ना पड़ रहा था। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब यहाँ पे एक डायलॉग दिया हुआ है, वो क्या बोलता है कि अब हम जो फॉरेनर्स हैं यानी कि ब्रिटिशर्स हैं उनके गुलाम बन चुके हैं। अब यहाँ थर्ड है ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था, जो शासन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। टाइमिंग है यहाँ पे 1765 टू 1836। यहाँ पे सबसे पहले एक डायलॉग दिया गया है, उसमें क्या बताया गया है, ये डायलॉग इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे आते हैं रिलीजियस लीडर्स। यहाँ उन्होंने जो एक नया आइडिया निकाला था, मतलब जो वो किस चीज़ कौन से विचार को सबसे ज़्यादा मान्यता देते थे, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि छुआछूत और जो बाल विवाह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये जो बात बोली गई है वो क्या है, एनीवन हु क्रॉसेस, उन्होंने ये बोला था अगर कोई भी लोग सी यानी कि समुद्र को क्रॉस करते हैं, उसको पार करते हैं, तो वो अपना रिलीजन अपना धर्म खो देंगे। आगे दिया गया है इसमें नेक्स्ट में कि जितनी भी यहाँ पे मिजरी है, यानी कि जो भी यहाँ पे मतलब रुपए कम हो रहे हैं या कुछ भी डिक्लाइन हो रहा है, वो सब किस वजह से है, वुमेंस की वजह से। यहाँ पे एक ने ये बोला था। नेक्स्ट यहाँ पे डायलॉग दिया गया है, द ट्रूथ वॉज, यहाँ पे बोला गया द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न डैम। ये बोला गया कि अब ये सच है कि जो इंडियंस हैं वो धीरे धीरे करके अपनी रेस्पेक्ट को खोते, यानी कि जो उनका सम्मान है वो खोते जा रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं। आगे फिर यहाँ पे जो उनकी बात बोली गई है वो क्या है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो हमारे नेटिव्स हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, और ना ही वो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार के योग्य हैं। ट्रू योर ऑनर, फिर यहाँ पे ही बताया ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, बोलते हैं कि ये सच है बट मैं ऑनेस्ट हूँ, यानी कि मैं सच हूँ। यहाँ पे ये बात जो बोली गई है, ये जो बोली गई थी कि वो भरोसे के लायक नहीं है, ये तो एक ब्रिटिशर ने बोली थी, और उसके बाद जो ये वाली बात बोली है कि ये सच है लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, ये बात बोली गई है एक इंडियन ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट चाहते थे कि उन्हें प्रॉफिट बहुत जल्दी हो, इसीलिए उन्होंने फार्मर्स पे मतलब जो टैक्स था उसको बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिस वजह से मतलब वहाँ के जो फार्मर्स थे
टैक्स की वजह से, काफ़ी सारा टैक्स होने की वजह से वो अपना फील्ड यानी कि अपनी लैंड भी खोते जा रहे थे। साथ में जो उनकी क्रॉप्स थी वो भी ली जा, मतलब जब वो टैक्स देने के लायक नहीं थे, टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, तो उनकी क्रॉप्स को वो लोग ले लेते थे। और साथ में उनको ये भी वार्निंग दी गई थी कि अगर आप लोग नेक्स्ट वीक तक टैक्स नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बात बोल दी थी फार्मर्स से। आगे है, फिर यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है। वो डायलॉग क्या है? स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब ब्रिटिशर्स ने एक अलग मेथड निकाला था जिससे उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो क्या था? यहाँ पे एक ब्रिटिशर ने मतलब बाकी लोगों को क्या बात बताई थी कि जो इंग्लैंड से आने वाला सामान है, जितना भी इंग्लैंड से सामान आ रहा है इंडिया में, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अब इसका मेन कारण क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों करा था कि इंडिया में जो सामान आएगा टैक्स ना देंगे तो मतलब ब्रिटिशर की तरफ से कोई टैक्स जाएगा नहीं, इसमें इसको उनको प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे उनका मेन आइडिया था कि जो इंडियन की इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो डैमेज हो जाएं, धीरे धीरे करके वो कम होती चली जाएं। जो अब दूसरा ब्रिटिशर है उसने बोला था गुड आइडिया है। फिर यहाँ पे डायलॉग दिया गया है, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लॉ बनाया था, रूल बनाया था, उसने अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर दिया था, जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको क्रिपल मीन्स डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था। आगे है, फिर यहाँ पे डायलॉग दे रखा है, inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation। यानी कि अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों के पास ना तो इंडस्ट्रीज़ थी ना ही उन लोगों के पास जो टैक्स कर दिया था उस वजह से उनकी क्रॉप्स, उनकी फील्ड, सब चीज़ उनसे ली जा रही थी, तो वहाँ पे चारों तरफ फेमाइन होती है, अकाल पड़ना। वहाँ पे चारों तरफ धीरे धीरे फेमाइन होनी स्टार्ट हो गई थी। और 1822 से लेके 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस लोग मारे गए थे। वो भी किस वजह से? स्टारवेशन मतलब भूख के कारण वो लोग मारे गए थे। नेक्स्ट डायलॉग यहाँ दे रखा है, द ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यूरिंग द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड दियर बिजनेस। यानी कि अब इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको डैमेज कर दिया गया था, जिस वजह से जो भी यहाँ के एक्सपर्ट आर्टिशंस या बिजनेसमैन थे उन लोगों का भी धीरे धीरे करके उन्होंने रूइंड यानी कि डैमेज करना, नष्ट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो मेन जो यहाँ पे दे रखा है इसमें ब्रिटिश रूल में वो मेन चीज़ क्या थी? एक तो उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी सी को क्रॉस करता है, समुद्र को, तो वो अपना रिलीजन खो देगा। दूसरी चीज़, अब धीरे धीरे करके इंडियंस अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते जा रहे थे और ब्रिटिशर्स उन्हें और ज़्यादा अपमानित कर रहे थे। थर्ड, उन्होंने फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था और ज़्यादा जो टैक्स था उसको धीरे धीरे करके वो बढ़ाना स्टार्ट करते थे, जिस वजह से फार्मर्स नहीं दे पा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स उनकी क्रॉप्स और उनकी लैंड को ले लेते थे। थर्ड, उन्होंने एक नया मेथड और करा था प्रॉफिट के लिए। वो क्या था कि जो इंग्लैंड से सामान आ रहा था उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया, जिस वजह से जो और इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको धीरे धीरे करके उसने डैमेज कर दिया था, जिस वजह से चारों तरफ अकाल पड़ना स्टार्ट हो गया भूख के मारे। और जो आर्टिशंस मतलब जितने भी यहाँ के इंडियन के एक्सपर्ट थे वो भी धीरे धीरे करके रूइंड यानी कि डैमेज होते जा रहे थे।